हेलो जी। आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और एएमसी कंपनी के बारे में। हम ऑलरेडी एचडीएफसी एएमसी का रिजल्ट देख चुके हैं, तो थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाएगा, एक पीयर टू पीयर एनालिसिस भी हो जाएगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा सेक्टर चल रहा है। तो इसके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिल जाएगी। हम बात करने वाले हैं यूटीआई एएमसी के बारे में। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से, तो रफली रफली 15,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडस्ट्री ग्रोथ कितना है, वो नंबर को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, इंडस्ट्री बढ़ रहा है लगभग लगभग 45% के आसपास से। तो ये जो एसेट मैनेजमेंट वाला इंडस्ट्री है 45% पे ग्रो कर रहा है। इसमें भी जो इक्विटी वाला सेगमेंट है, प्योर एंड प्योर इक्विटी वाला सेगमेंट है, वो इक्विटी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है बिटवीन 55 to 60% के आसपास। तो अगर इससे ज्यादा ग्रोथ लेके आता है ये कंपनी, तो ये एक अच्छा कंपनी माना जाएगा, इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ करते हुआ कंपनी माना जाएगा और मार्केट शेयर कैप्चरिंग वाला बिजनेस बन जाएगा। बट अगर इससे कम ग्रोथ लेके आ रहा है, तब प्रॉब्लमेटिक बात है। तो अब देख लेते हैं इनका किस तरीके का रिजल्ट रहा। अब देखो, पहले तो सबसे बेसिक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि यहाँ पर एक पीएमएस का भी डिवीजन है। बाकी आपको ज्यादातर एएमसी कंपनी में पीएमएस वाला डिवीजन देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर हम ओवरऑल लेवल पे, मतलब पूरी कंपनी का सारा एयूएम मिला दो, पीएमएस से जो आ रहा है, जो पेंशन फंड से आ रहा है, जो ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आ रहा है, ये सारा का सारा एयूएम मिला दो, तो उस टोटल एयूएम पे हमें ग्रोथ देखने को मिला लगभग लगभग 20% का ओवर वाई वाई लेवल। और ये बहुत ठंडा ग्रोथ है, बहुत ही कम ग्रोथ है। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी बहुत कम ग्रोथ है। अब इसमें हम एक एक करके एक एक सेगमेंट उठाएंगे और देखेंगे कौन से सेगमेंट में कितना ग्रोथ आ रहा है और हमें किस वैल्यूएशन पे इस कंपनी को रखना चाहिए। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो देखो, इनके तीन मेन डिवीजन है। एक तो इनका पीएमएस वाला डिवीजन है, एक इनका म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन है और एक इनका है पेंशन फंड वाला डिवीजन। तो सबसे ज्यादा ईवीएम लेके आता है इनका पीएमएस वाला डिवीजन। पीएमएस वाला डिवीजन करीबन करीबन 65-66% ऑफ द टोटल ईवीएम लेके आता है। उसके बाद आते हैं हमारे इक्वी वेटेड म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन और पेंशन फंड वाला डिवीजन, दोनों 17-17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अगर हम शुरुआत करें पीएमएस वाले बिजनेस से, तो पीएमएस वाला बिजनेस क्या है भाई, वो फी बेस्ड इनकम है। तो दो फी मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। तो एक तो मॉडल ये है कि भाई जितना रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस टू द निफ्टी आपको देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ये लोग फीस काटेंगे। दूसरा है फिक्स्ड फीस मॉडल कि भाई आपको एक साल का हमारा सब्सक्रिप्शन लेना है। तो सपोज हमारा पीएमएस का सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए का है, तो आपको हमें 50,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो इस मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर तो हमें कोई बहुत तगड़ा ग्रोथ देखने को ही नहीं मिला, ना तो फीस में ना एयूएम में। देखो, टोटल एयूएम इनका बढ़ा 16% ओवर वाई वाई लेवल। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अभी बुल रन में हम बुल मार्केट चल रहा है, तो आपने कोई ढंग का एयूएम एडिशन किया ही नहीं, एडिशनल एयूएम आपके पास नहीं आया, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर्स पड़े थे उनकी ही वैल्यू बढ़ गई, जिसकी वजह से आपको 16% का ईवीएम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तभी आप इनका फी इनकम अगर देखोगे, तो फी इनकम में 0% का इंक्रीमेंट है। कोई फी इनकम में इनको बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, कोई ग्रोथ ही नहीं देखने को मिला। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कोई इंक्रीमेंटल एयूएम नहीं आया है। जो इनके पास एयूएम पड़ा था, वो इंक्रीमेंट किया, वो बढ़ा, उसमें 16% के आसपास का ग्रोथ आया। इसी की वजह से टोटल 16% के आसपास का कंपनी में एयूएम में ग्रोथ देखने को मिल रहा है पीएमएस वाले सेगमेंट में। अब आ जाते हैं मेन सेगमेंट, जो इनका, जो हम कंपेयर कर सकते हैं बाकी सारी एएमसी कंपनी के से, कि चाहे वो निपॉन की एएमसी हो या फिर एचडीएफसी की एएमसी हो, उन सबके पास यही वाला सेगमेंट है और उन सबके पास ये मेजोरिटी में है। दैट इज म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट। अब म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट में देख लेते हैं क्या कहानी हो रही है। और जो हमने ग्रोथ देखा था स्टार्टिंग में कि इंडस्ट्री 45% के आसपास से ग्रो कर रहा है, वो इसी वाले सेगमेंट का था। तो इसी पे हमें ध्यान देना, इसमें हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट की, तो वहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिला 29% ओवर वाई वाई लेवल का। ये भी ठंडा है। पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है 45% के आसपास पे। एचडीएफसी एएमसी ग्रो कर रहा है 50-55% के आसपास से। निपॉन तो उससे भी ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा है, और ये कंपनी अपना मार्केट शेयर लगातार लूज कर रही है, और सिर्फ 29% के आसपास पे ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो देखो, इसीलिए एब्सोल्यूट नंबर में नहीं जाना है। अब देखो, देखने में तो 29% का ग्रोथ बहुत बेहतरीन ग्रोथ लगेगा कि 29% ग्रोथ करना कोई आसान बात नहीं है। बट आपको पूरा का पूरा सेक्टर देखना पड़ेगा कि आपको पता चल रहा है भाई चार कंपनी है, चार में से तीन कंपनी इससे बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर रही है। तीन कंपनी ग्रो कर रही है 50-60-70% के आसपास पे, पर आपकी एक कंपनी है जो ग्रो कर रही है सिर्फ 29% के आसपास पे। तो आपका प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगा, और ढंग से नहीं होगा, ये कहना चाहिए कि भाई आपका जो पूरी इंडस्ट्री में स्टॉक 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे, उसमें आपका स्टॉक सिर्फ डबल ही होगा। नहीं तो आपका स्टॉक धीरे धीरे मार्केट शेयर तो लूज कर ही रहा है। ये प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि एक तो इनके फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या हुआ, इस वजह से इनका सारा का सारा शिफ्ट हो गया फ्रॉम एक्टिव फंड्स टू पैसिव फंड्स। तो एक्टिव और पैसिव की क्या कहानी है?
भाई देखो, जभी भी आप कोई भी इक्विटी फंड खरीदते हो, तो अगर आप उसमें एक्टिवली मैनेज फंड खरीदते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा कमीशन देना पड़ता है। एएमसी को ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बदले वो आपको सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं कि एक बंदा आपके पीछे बैठा के रखते हैं, जो सारा का सारा फंड मैनेज करके रखता है। उसमें रोज़ इन आउट करना है, क्या करना है, वो सारी की सारी गणित वो फंड मैनेजर की होती है। तो वो फंड मैनेजर के नाम पे वो वाला फंड बिकता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और पैसिव फंड्स क्या होता है? पैसिव फंड्स किसी ना किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं। जैसे निफ्टी 50 का एक पैसिव फंड हो गया, या सेंसेक्स का एक पैसिव फंड हो गया, या स्मॉल कैप 250 का एक पैसिव फंड हो गया। तो जो निफ्टी का वेटेज है, वो बस उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें कुछ अपनी तरफ से घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कि उनको ऐसा लगता है कि भाई कोल इंडिया एक अच्छी कंपनी नहीं है, तो कोल इंडिया निकाल देते हैं, कोई दूसरी कंपनी डाल देते हैं। तो वो लोग ऐसा करेंगे नहीं। तो जो इंडेक्स का वेटेज चल रहा है, उसी के हिसाब का वेटेज बनाएंगे और एक पैसिव फंड लॉन्च कर देंगे। उसमें कमीशन कम मिलता है, उसमें कोई आपके फीस फीस ज्यादा होती नहीं, उसमें कोई ज्यादा कमाई होती नहीं। तो इनका सारा का सारा शिफ्ट हो गया फ्रॉम एक्टिव फंड्स टू पैसिव फंड्स। ये प्रॉब्लम आया। अगर अभी भी इनके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एयूएम के बारे में बात करें कि इक्विटी एयूएम कितना है, तो अगर पूरा का पूरा अगर 100 रुपए का आप इनका म्यूचुअल फंड वाला डिवीजन मानते हो, तो 100 रुपए में से 71 रुपीज, मतलब 71% के आसपास आपका इक्विटी वाले सेगमेंट में से आ रहा है। दैट इज आपका पैसिव प्लस एक्टिव मिला के 71% के आसपास ही आ रहा है। 29% ही आपका वो लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड और आपका जितने भी अलग अलग तरीके के फंड होते हैं, वो सारे सिर्फ 29% के आसपास नहीं है। चाहे आप डेट फंड उठा लो, कोई भी उठा लो, तो वो सिर्फ 29% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये इंडस्ट्री में काफी अच्छा है। बट जो जो ये 71% है ना, ये सारा का सारा एक्टिव नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इनका एक्टिव फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए एक्टिव फंड से रिडम्पशन आ गया, वहां पर सारी चीजें स्लो डाउन हो गई और पैसिव फंड्स में ग्रोथ आ रही है। अगर हम सेगमेंट वाइज भी देखने जाए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, तो जो इनका एक्टिव फंड है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आ रहा, सिर्फ पैसिव फंड ग्रो कर रहा है। पैसिव फंड ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 47-48% के आसपास। तो पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले का ग्रोथ कितना था? वो पूरा इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले का ग्रोथ था 29% के आसपास का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसिव फंड ही ग्रो कर रहा 48% के आसपास है। तो अब हमें चीज समझनी पड़ेगी कि जो इनका पैसा कमाई वाला जरिया है ना, जहां से इनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, जहां से इनको ज्यादा फीस ज्यादा कमीशन मिलना चाहिए था, वो वाला इलाका तो पड़ा है ठंडा, वो वाला सेगमेंट तो इनका पड़ा है ठंडा। जो कम फीस, छोटी फीस, कम कमीशन वाला सेगमेंट है, उसमें अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक और प्रॉब्लमैटिक पार्ट। तो पहले तो आप इंडस्ट्री से कम लेवल पे ग्रो कर रहे हो। दूसरी चीज, आपका सेगमेंटेशन भी अच्छा नहीं है। जहां से आपको ज्यादा पैसा बनाने का मौका मिल रहा था, वहां पर आपका डी ग्रोथ आ रहा है, कम ग्रोथ आ रहा है। तो ये चीज का हमें समझ के चलना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस कंपनी के साथ। अब एब्सोल्यूट नंबर में आप देखने जाओगे, तो 20% का ओवरऑल लेवल पे ईवीएम ग्रोथ आ रहा है, 29% का जो हमारा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वहां पर ग्रोथ आ रहा है। बट अंदर कुछ काम ढंग का हो नहीं रहा है। ये चीज हमें समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज भी हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो एक चीज इनका अच्छा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बहुत अच्छा है। तो अगर आप देखोगे, हम बात करते हैं T30 और B30 सिटीज के बारे में। तो T30 सिटीज क्या हो गए? इंडिया की टॉप 30 सिटी, जो सबसे बड़ी सिटीज है, वो T30 सिटीज आ गई। तो सबका मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम आता है इन T30 सिटीज से। और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि अब ये लोग सारी की सारी एएमसी कंपनी शिफ्ट करना चाह रही है, थोड़ा सा अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना चाह रही है B30 सिटीज से। B30 सिटीज क्या है? बियॉन्ड 30 सिटीज, मतलब जो इंडिया की नेक्स्ट 30 सिटीज के बाद वाली जो सिटीज हैं, उसमें अपना पेनिट्रेशन बढ़ाना चाह रही है। क्योंकि वो कह रही है कि भाई, ये दिल्ली, मुंबई, जयपुर, इन सारी सिटीज में तो पैसा आ ही आ रहा है। हम थोड़े से गांव वाले इलाके में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाके और ज्यादा ईवीएम ग्रोथ लेके आना चाह रहे हैं। तो हमें हर एएमसी कंपनी में यही ट्रैक करना होता है कि B30 सिटी से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है इनके ईवीएम का। तो उसमें ये मार्केट लीडर जरूर है। इनका 21% के आसपास, 21.5% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आ रहा है B30 सिटी से, जो बहुत ही अच्छी बात है। बट एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए? ग्रोथ। और ग्रोथ इस कंपनी में मिसिंग है। एक कंपनी है जो जैसे निपॉन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 60% के आसपास से ग्रो कर रहा है। जो एचडीएफसी एएमसी है, वो 45-50%, 55% के आसपास से ग्रो कर रहा है। और ये सिर्फ 29% के आसपास ग्रो कर रहा है अपने म्यूचुअल फंड वाले सेगमेंट में। तो ये है ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज है। अगर हम फाइनली नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो टोटल इनकम वेंट अप बाय 34% ओवर अ वाई लेवल, एंड द पैट वेंट अप बाय 60% ओवर अ वाई लेवल। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसी कंपनियों को ऑपरेटिंग लेवरेज आप देखो, ये लगातार मिलता ही रहता है। आप चाहे एचडीएफसी एमसी को देखो, निपॉन को देखो, आदित्य बिरला को देखो, यूटीआई को देखो, इन सबको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा।
क्योंकि क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। कोई बहुत ज्यादा केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस नहीं है। हर कस्टमर के लिए इनको कोई नया खर्चा नहीं करना पड़ रहा। तो इनका बेसिक खर्चा क्या है कि भाई आपने थोड़ी बहुत ब्रांचेस खोली, कुछ 190 ब्रांचेस के आसपास है इनके पास। तो आपने थोड़ी बहुत ब्रांचेस खोली, आपको ब्रांचेस में बहुत तगड़ा एक्सपेंशन नहीं चाहिए, जैसे एक एनबीएफसी और बैंक को चाहिए होता है। तो आपको बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं खोलनी। दूसरी चीज, आपको सिर्फ वर्कफोर्स हायर करना है। वर्कफोर्स हायर करके प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म एक बार आप बना लेते हो तो गई आपकी 4-5 साल की गई। तो 5 साल बाद फिर आप उसको वापस अपडेट करते हो, अपग्रेड करते हो और थोड़ा बेटर प्लेटफॉर्म लेके आते हो और ज्यादा कैपेसिटी वाला प्लेटफॉर्म लेके आते हो, मतलब सर्वर वगैरह अपग्रेड करते हो। उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं आता। तो अगर आप आज यूटीआई के पास 1,000 रुपए डालो वर्सेस 1,000 करोड़ रुपए डाल दो, इनको कोई एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से इनको लगातार ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता जाता है, क्योंकि जिस पेस पे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है उस पेस से इनके खर्चे नहीं बढ़ते। तो हर कंपनी की तरह इनको भी मिला 60% के आसपास का पैट में ग्रोथ आया। बट 60% के पैट के ग्रोथ से हमें खुश नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एचडीएफसी एएमसी के बारे में, तो एचडीएफसी एएमसी को इस बार इतना ज्यादा पैट में ग्रोथ नहीं देखने को मिला। उनका शायद 30 to 33% के आसपास का ही पैट का ग्रोथ आया था, क्योंकि उनको एक वन टाइम टैक्स एक्सपेंडिचर लेना पड़ गया था। बट फिर भी वो इनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो एटलीस्ट मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। ये लोग मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं। इनका लगभग लगभग 5.5% के आसपास का मार्केट शेयर था, जो 5.1% के आसपास का मार्केट शेयर रह गया। तो आपको हमेशा ये देखना है कि कौन सी कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, उस कंपनी में जाके इन्वेस्ट करना है, बजाय कि आप एक ऐसी कंपनी पकड़ लो जो धीरे धीरे मार्केट से बाहर जा रही है। तो चलिए, यही थी कहानी यूटीआई एएमसी के बारे में। अब देखो, एक और चीज समझना है, ये लोग सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं ये कैपिटल मार्केट से लिंक्ड है। कैपिटल मार्केट लिंक बिजनेस में क्या होता है कि बुल मार्केट में कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं, ये एकदम एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे भी पहुंच जाती हैं, और बेयर मार्केट जैसे आता है तब सबकी एकदम हवा टाइट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो, बुल मार्केट में क्या है, जो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा है उसका वैल्यू भी ऊपर जा रहा है, और लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में। इसकी वजह से जो इन्फ्लो आ रहा है, जो इंक्रीमेंटल इन्फ्लो आ रहा है, वो भी बहुत तेजी से आ रहा है। तो हमें डबल फायदा देखने को मिलता है। बट वहीं बेयर मार्केट में क्या होता है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो नीचे जाता है, और लोग बाग इंक्रीमेंटली पैसा डालना भी कम कर देते हैं। कि पहले वो हर महीने 1 लाख रुपए डाल रहा था, तो 1 लाख की बजाय वो डर डर के 20,000 रुपये डालता है। तो जो इंक्रीमेंटल पैसा आ रहा है वो भी कम है, वो भी कम हो रहा है, और जो आपका एयूएम था, जो पहले से बाजार में पैसा डला हुआ था, वो भी कम हो रहा था। तो इनको डबल मार पड़ती है, और बुल मार्केट में डबल फायदा होता है। इसी की वजह से इस कंपनी का रिजल्ट इतना खास नहीं रहा। जैसे हम पीएमएस वाले सेगमेंट में स्पेसिफिकली अगर बात करें, तो आपने सिर्फ 16% का ग्रोथ दिखाया। 16% का ग्रोथ तो आपका एयूएम में सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइस अप्रिसिएशन से ही आ गया होगा। तो आपने कोई नया क्लाइंट ऐड ही नहीं किया आपने पीएमएस वाले सेगमेंट में, जबकि पीएमएस वाला सेगमेंट तो आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेके आता है एयूएम में। 65-66% के आसपास का कंट्रीब्यूशन लेके आता है। तो अगर आपका 66% कंट्रीब्यूशन लेने वाला सेगमेंट कोई ग्रोथ ही नहीं दिखाएगा, तो आपकी ओवरऑल कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो यही चीज हमें समझने की जरूरत थी। तो चलिए, मोटा मोटी यही थी कहानी यूटीआई एएमसी के बारे में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।